उत्तर प्रदेश की सियासत को समझना हो तो कुछ सीटें ऐसी हैं जहां हर चुनाव एक नई कहानी लिखता है। ऐसी ही एक सीट है टांडा। आज हम टांडा के चुनावी जनादेश को समझने की कोशिश करेंगे। पर यह सिर्फ एक सीट की कहानी नहीं है, ये इस बात का विश्लेषण है कि कैसे जमीन की हकीकत, आंकड़े और एक सोची समझी रणनीति मिलकर एक साफ जनादेश को जन्म देते हैं। ये विश्लेषण किसी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में नहीं, बल्कि शासन की उस कला को समझने के लिए है जो सीधे जनता की जिंदगी से जुड़ती है। तो ये है टांडा, उत्तर प्रदेश के सियासी नक्शे पर एक ऐसी जगह जहां की हवा का रुख भांपना आसान नहीं है। यहाँ की चुनावी गणित बहुत पेचीदा है और यहाँ राजनीतिक वफादारी का कोई एक ठिकाना नहीं रहा है। और इसीलिए टांडा राजनीतिक विश्लेषण के लिए एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी बन जाता है। इसे समझना एक तरह से यूपी की बड़ी राजनीतिक तस्वीर को समझना है। तो हमारे आज के विश्लेषण का मकसद साफ है, डेटा से जीत तक का सफर। पर यह सिर्फ चुनावी जीत की बात नहीं है, ये समझने की कोशिश है कि कैसे जमीन से निकले सटीक आंकड़े और एक सिस्टम पर आधारित रणनीति चुनावी अनिश्चितता को एक ऐसे साफ जनादेश में बदल सकती है जो एक मजबूत और जवाबदेह शासन की नींव रखे। तो चलिए देखते हैं कि इस सफर में हम कहां जाएंगे। सबसे पहले हम जमीन की आवाज सुनेंगे, लोगों की असल दिक्कतों को समझेंगे। फिर हम आंकड़ों में उतरेंगे और वोटों में छिपी कहानी को पढ़ेंगे। उसके बाद हम जनादेश की चीर फाड़ करेंगे, ये समझने के लिए कि आखिर ये नतीजा आया कैसे। और इस समझ के आधार पर हम शासन के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। और सबसे आखिर में उस सबसे बड़े सवाल पर रुकेंगे कि आखिर जनता का भरोसा बनता कैसे है। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी चीज से। सियासत की कोई भी रणनीति, कोई भी बड़ा प्लान हवा में नहीं बनता। उसकी जड़ें हमेशा जमीन में होती हैं, लोगों की रोजमर्रा की चिंताओं में, उनकी सच्चाइयों में। इससे पहले कि हम नंबरों को देखें, हमें उस मिट्टी की आवाज सुननी होगी जहां से ये वोट आते हैं। तो टांडा की जमीन पर कौन से मुद्दे सबसे ऊपर हैं? देखिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये रोजमर्रा की जिंदगी की जद्दोजहद है। खेती का संकट और बेरोजगारी, इनकी तीव्रता हाई है। मतलब ये वो मुद्दे हैं जो हर दरवाजे पर दस्तक देते हैं। जब खेत से आमदनी नहीं होती और नौजवानों के हाथ में काम नहीं होता तो बेचैनी बढ़ती है। और इनके साथ ही बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी जरूरतें हैं जो सीधे सीधे जीने के तरीके पर असर डालती हैं। असली चुनाव इन्हीं मुद्दों पर लड़ा जाता है। और इन सब मुद्दों के बीच एक सवाल उठता है, बहुत सीधा लेकिन बहुत गहरा सवाल। पीने का साफ पानी, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये सिर्फ एक पाइपलाइन या हैंडपंप का सवाल नहीं है। ये सवाल है शासन की बुनियादी जिम्मेदारी का, उसकी नैतिक ड्यूटी का। जब लोग ऐसे सवाल पूछते हैं तो वो सिर्फ शिकायत नहीं कर रहे होते, वो दरअसल हिसाब मांग रहे होते हैं। और यहीं पर हमारे संविधान की आत्मा की बात आती है। एक लोकतंत्र में पब्लिक में कही गई बात, खासकर सियासतदानों की बात, सिर्फ खोखले वादे नहीं हो सकते। उसे जानकारी पर आधारित और जिम्मेदार होना चाहिए। और जब बात पीने के साफ पानी या सम्मान से जीने के हक की हो तो ये जिम्मेदारी और भी बड़ी हो जाती है। यही अच्छे शासन का आधार है। तो ठीक है, हमने जमीन की बात सुन ली, लोगों का दर्द समझ लिया। अब वक्त है इन भावनाओं को, इन जरूरतों को नंबरों की जुबान में समझने का, क्योंकि हर वोट अपने आप में एक कहानी कहता है। हमारा काम उस कहानी को सही तरीके से पढ़ना है। तो आइए टांडा के चुनावी आंकड़ों को देखते हैं। तो कहानी का सबसे बड़ा मोड़ क्या है? ये नंबर 32,097 वोट। ये 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत का फासला था। ये कोई कांटे की टक्कर नहीं थी, ये एक साफ जनादेश था। अब सवाल ये है कि इतना बड़ा अंतर आखिर आया कहां से? इसकी एक झलक हमें 2022 के वोट शेयर में मिलती है। देखिए, समाजवादी पार्टी को मिले करीब 43.43% वोट। ये एक बहुत मजबूत आंकड़ा है, लेकिन खेल यहां खत्म नहीं होता। बीजेपी के पास भी लगभग 29% और बीएसपी के पास 20% से ज्यादा वोट हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मुकाबला हमेशा त्रिकोणीय रहा है और मैदान में एक से ज्यादा ताकतवर खिलाड़ी हमेशा मौजूद रहे हैं। और जीत की असली चाबी यहां है। 2017 से 2022 के बीच समाजवादी पार्टी के वोट में सीधे सीधे 8% का उछाल। सियासत में 8% का स्विंग एक तूफान की तरह होता है। ये कुछ वोटों का इधर उधर होना नहीं है, ये एक बड़ी लहर का संकेत है। हमारा काम ये पता लगाना है कि ये लहर उठी कहां से। और इसका जवाब हमें टांडा के मिजाज में मिलता है।
देखिए, ये सीट कभी बीएसपी का गढ़ हुआ करती थी, लेकिन जैसा कि कहा जाता है, यहाँ की सियासत हमेशा बदलती रही है। ये अस्थिरता, ये बदलाव, यही टांडा की पहचान है। और ये हमें सिखाता है कि यहाँ किसी भी जीत को पक्का मानकर नहीं चला जा सकता। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये पिछले 30 साल की कहानी है। 2007 तक बीएसपी का दबदबा, फिर 2012 में देखिए सपा 47% वोट के साथ जीती है और बीजेपी सिर्फ 2.5-3% पर सिमट जाती है ना हैरान करने वाली बात। लेकिन 5 साल बाद 2017 में वही बीजेपी 36% से ज्यादा वोट लेकर जीत जाती है। और फिर 2022 में सपा की वापसी। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि टांडा का वोटर किसी एक का होकर नहीं रहता। तो इस पूरी कहानी को हम ऐसे देख सकते हैं, एक लंबा दौर बीएसपी का, फिर समाजवादी पार्टी का जोरदार आगाज, उसके बाद बीजेपी की एक बड़ी लहर और फिर सपा की वापसी। टांडा की सियासत में हर 5 साल में जैसे एक नया दौर शुरू होता है। तो अब तक हमने देखा कि क्या हुआ। अब हम विश्लेषण के दिल में उतरते हैं, ये समझने के लिए कि क्यों हुआ। देखिए, चुनाव सिर्फ चेहरों से नहीं जीते जाते। जीत और हार के पीछे सिस्टम काम करते हैं। सामाजिक समीकरण, संगठन की ताकत और सही वक्त पर सही रणनीति। चलिए इस जनादेश की परतें खोलते हैं। 2017 और 2022 में जो सबसे बड़ा फर्क था वो था वोटों का गणित। 2017 में सपा के खिलाफ वोट बीजेपी और बीएसपी में बंट गया। नतीजा, बीजेपी कम मार्जिन से जीत गई। लेकिन 2022 में ऐसा नहीं हुआ। इस बार सरकार से नाराज वोट एक जगह इकट्ठा हुआ और वो समाजवादी पार्टी के खाते में गया। इसी कंसोलिडेशन ने, यानी वोटों के एक जगह आने ने, एक बड़ी जीत तय की। तो उस वक्त समाजवादी पार्टी के लिए मैदान कैसा था? इसे समझने के लिए स्वॉट एनालिसिस सबसे अच्छा तरीका है। उनकी ताकत, राम मूर्ति वर्मा जैसा भरोसेमंद चेहरा और एक मजबूत सामाजिक आधार। कमजोरी, 2017 वाली संगठनात्मक गलतियां। मौका, जमीन पर खेती का संकट और लोगों की नाराजगी। और खतरा, बीजेपी का डबल इंजन वाला नैरेटिव और ध्रुवीकरण की कोशिश। और इस पूरी रणनीति में उम्मीदवार का चेहरा यानी राम मूर्ति वर्मा एक तुरुप का इक्का साबित हुए। क्यों? क्योंकि उनमें 3 बातें थीं। पहली, भरोसा, उनकी साफ छवि और जमीनी पकड़। दूसरी, जिताऊपन, वो पहले भी बड़े मार्जिन से जीत चुके थे। और तीसरी, प्रभाव, पार्टी के अंदर और बाहर उनका नेटवर्क बहुत मजबूत था। तो हमने ये समझ लिया कि जीत कैसे हुई, लेकिन सवाल यह है कि इस जीत को टिकाऊ कैसे बनाया जाए। यहीं पर बात आती है एक ठोस ब्लूप्रिंट की, एक ऐसी रणनीति जो सिर्फ एक चुनाव के लिए नहीं बल्कि लंबे समय तक काम करे। हम इसे चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं। ये चतुर्मुख सिद्धांत क्या है? ये एक साथ 4 मोर्चों पर लड़ने की रणनीति है। वोटर तक सही पहुंच, बूथ तक मजबूत संगठन, अपनी बात कहने का सही तरीका यानी नैरेटिव और संसाधनों का सही इस्तेमाल। जब ये चारों पहिए एक साथ घूमते हैं तो एक ऐसी राजनीतिक मशीन बनती है जिसे हराना मुश्किल हो जाता है। तो इसके 4 स्तंभ कौन से हैं? पहला, चुनावी मोर्चा, अपने कोर वोट बैंक को मजबूत करो और विपक्ष के वोटों को बंटने दो। दूसरा, संगठन, बूथ को अपना किला बनाओ और अपने कार्यकर्ताओं को माइक्रो प्लानिंग सिखाओ। तीसरा, नैरेटिव, ध्रुवीकरण के जवाब में विकास और इंसाफ की बात करो। और चौथा, संसाधन, पैसा और ताकत सही जगह सही समय पर लगाओ। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसे जमीन पर उतारने का एक पूरा एक्शन प्लान होता है। एक 90 दिन का काउंटडाउन। चुनाव से 3 महीने पहले नैरेटिव सेट करने से लेकर, गांव की चौपालों से लेकर सोशल मीडिया तक, और आखिर में वोटिंग वाले दिन एक एक वोटर को घर से निकालने तक, हर चीज का एक डिसिप्लिन तरीका होता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, एक लक्ष्मण रेखा। एक अच्छा शासन, एक अच्छी राजनीति हमेशा वोटर की सहमति और उसकी प्राइवेसी का सम्मान करती है। डेटा का इस्तेमाल लोगों को कंट्रोल करने के लिए नहीं, बल्कि उनकी ज़रूरतों को बेहतर समझने और उन तक सम्मान के साथ मदद पहुंचाने के लिए होना चाहिए। तो हम अपनी बात यहाँ खत्म करते हैं एक आखिरी सवाल के साथ। चुनाव जीतना ये तो सफर का एक पड़ाव है, असली मंजिल है लोगों का भरोसा जीतना। और वो भरोसा हमेशा कायम रहे, इसके लिए एक नेता को क्या करना चाहिए? ये सवाल चुनावी रणनीति से कहीं ज्यादा बड़ा है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो ब्लूप्रिंट स्ट्रैटेजीज AI से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।